दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज के संपादकीय में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो द हिंदू के दो मेन आर्टिकल्स आए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं रुद्रनॉमिक्स के आपके द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जो एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका मेच्योर एंड प्रैग्मेटिक, यानी कि जो हाल ही में भारत की और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील हुई है, जिसको जिसको कहा गया मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है, सबसे बड़ी ट्रेड डील है जो आज तक की भारत ने या यूरोपियन यूनियन ने साइन की है, उसके बारे में जो है ये एडिटोरियल बात करता है। तो देखिए, शुरुआत में ऑथर जो है वो इस बारे में कहते हैं कि देखिए, जो ये भारत ने डील नेगोशिएट की है ये एक फेयर डील है, यानी एक ये बढ़िया डील है, इट इज अ गुड डील। हमने अच्छा खासा इसमें कंसेशन हासिल किए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। और ये सिग्निफिकेंट है मेजरली दो कारणों के लिए। कि पहला तो चलिए, जो साइजेस ऑफ इकोनॉमी है वो तो बहुत ही बढ़िया है ही है कि जो यूरोपियन यूनियन है ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और भारत जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पर इसके साथ साथ ऑथर कहते हैं कि जो दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पे कारण है इसकी महत्वता का, वो है कि ये दिखाता है कि कैसे भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने अपने स्किल और मेच्योरिटी जो है उसके साथ डील किया एक पावरफुल काउंटर पार्टी के साथ। पावरफुल काउंटर पार्टी क्या? यूरोपियन यूनियन के, यूरोप का जो ये संघ है। देखिए अब इसमें कि इसमें 26-27 देश जो हैं वो इसमें मौजूद हैं और ये कोई छोटी पार्टी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी डील थी। बतौर एक ब्लॉक जो है यूरोपियन यूनियन दुनिया का दूसरे नंबर का जो है आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित आज की डेट में एक ब्लॉक है। फिर ऑथर कहते हैं कि जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इससे पहले पास्ट में जो करे हैं उसमें भी भारत ने नेगोशिएट करके मैनेज किया है फेवरेबल टर्म्स जो हैं वो हासिल करना। पिछले 8 फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में ये दक्षता जो है, ये निपुणता भारत के द्वारा दिखाई गई है पिछले 4 साल के अंदर। बट वो सभी जो हैं वो यूरोपियन यूनियन से काफी छोटी इकोनॉमीज या ग्रुपिंग्स के साथ थी। जैसे हमने एक यूके के साथ भी किया है, हमने न्यूजीलैंड के साथ भी किया है। वो छोटे इकोनॉमीज हैं एज कम्पेयर टू जो ये यूरोपियन यूनियन के बारे में बतौर एक ब्लॉक ऑथर यहाँ पे कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि फॉर द कॉन्टेक्स्ट अदर 8 एफटीएस टुगेदर अकाउंटेड फॉर अराउंड 16% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड इन 2024-25। कि ये सारे के सारे 8 के 8, माफ कीजिएगा, 8 के 8 जो एफटीएस हैं ये सारे 8 के 8 मिला के जो है हमारा 16% जो टोटल ट्रेड है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वहीं जो यूरोपियन यूनियन है उसके इकलौते के साथ 12% जो है हमारा ट्रेड होता है ना। ये 2024-25 के डेटा के हिसाब से उत्तर बोलते हैं। फिर फर्दर ये कहते हैं कि देखिए, जो यूरोपियन यूनियन और भारत का एफटीए हुआ है इसमें दोनों तरफ जो है अच्छे फायदे पहुंचे हैं दोनों ब्लॉक्स को। कि यूरोपियन यूनियन ड्रॉप करेगा हमारे ऊपर टैरिफ्स ऑन 99.5% ऑफ आइटम्स जो भारत एक्सपोर्ट करता है वहां पे। और ये इनमें से मेजोरिटी जो है वो जीरो, यानी कि बिल्कुल उनके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं होगा, वो जीरो टैरिफ पे चले जाएंगे इमीडिएटली जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा। अभी ये साइन हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा समय लगेगा। फिर भारत ने भी टैरिफ कंसेशन दिए हैं ऑन 97.5% ऑफ यूरोपियन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, मतलब ऑथर कहते हैं कि दोनों साइड ने बढ़िया किया, एड्रेस किया पिछले इंट्रैक्टेबल इश्यूज को, मतलब कि जो कह लो इश्यूज पिछली बार इरिटेंट के तौर पे काम कर रहे थे। इरिटेंट, देखिए हम डिप्लोमेसी में एक वर्ड यूज करते हैं कि मतलब जिस चीज को लेके जो है आपके बीच में, आपके और दूसरे पक्ष के बीच में चीजें जो हैं वो एक स्टेलमेट पे पहुंच गई है कि वहां जाके वो अड़ गई हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो पहला तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर है ना, ये एक दिक्कत का मुद्दा था। कि जहां पे भारत ने इंश्योर किया कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक कृषि क्षेत्र है हमारा और डेयरी, ये एक्सक्लूडेड रहे डील से। देखिए, अगर हम अमेरिका की भी 1 मिनट यहाँ पे बात करें तो यूएस जो है वो भी यही चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो उसके लिए ओपन कर दे। इस बात को अमेरिका समझता नहीं है कि हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे किसानों के लाइवलीहुड की बात है यहाँ पे। यही चीज जो है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने समझी इस चीज को और इसके अकॉर्डिंगली डील में इसको ऐड करने पे इंसिस्ट ना करते हुए जो है डील को नेगोशिएट करके आगे फाइनलाइज किया सक्सेसफुली। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन ने भी मैनेज किया टू एक्सक्लूड सेवरल ऑफ इट्स सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आज की डेट में कोई भी ब्लॉक, कोई भी देश जो है वो विन लूज प्रोपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
वो प्रोपोजिशन विन विन प्रोपोजिशन होना चाहिए कि दोनों साइड जो हैं वो उसमें से कुछ बेनिफिट्स उठा पाए, तभी जो है वो डील हो पाएगी। अमेरिका की तरह नहीं कि अपनी गुंडागर्दी दादागिरी के दम पे विन लूज एग्रीमेंट, कि हाँ अमेरिका को तो फायदा हो, हमारे इंटरेस्ट जो है उसमें वो लूजिंग एंड पे चले जाए। चलिए फर्दर फिर ऑथर कहते हैं कि इसमें वर्केबल सोल्यूशन ऑन ऑटोमोबाइल्स, के ये भी एक ऐसा मुद्दा था जिसके चलते 2013 वाली डील में दिक्कत हुई थी, कि जब 2013 में पिछली बार एफटीए नेगोशिएट हो रहा था तो डीरेल हो गया था डिसएग्रीमेंट्स ओवर ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स, जिनकी वजह से डीरेल हो गई थी नेगोशिएशन सन 2013 के अंदर पिछली सरकार के समय में। तो अब क्या किया गया कि अब कोटा बेस्ड सिस्टम जो है, इसके चलते हम एक समाधान तक पहुंचे। कोटा बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि कुछ नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, उन तक के लिए रियायत दी जाएगी, उसके ऊपर नहीं दी जाएगी। तो कोटा, ठीक है, समझ रहे हो, कोटा का मतलब ये हो गया। इससे क्या किया, भारत ने अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी प्रोटेक्ट करने का जो है इसमें निश्चित कर लिया। जो लोअर एंड हैं, प्राइस बैंड के लोअर एंड पे हैं, जो सरवाइव नहीं कर पाते इन 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 अगर हम पूरे तरीके से छूट या पूरे तरीके से ओपन अप कर देते। बट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यूरोप्स लग्जरी कार मेकर्स। देखिए जो अधिकतर यूरोप की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मर्सिडीज बेंज या फिर BMW, ये भी जर्मन ऑटोमेकर है, ठीक है, या चाहे वॉल्वो कार्स, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो यूरोप के लग्जरी कार मेकर हैं, उनको यहाँ पे फायदा हो जाएगा, और साथ साथ हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उसको भी नुकसान से हमने बचा लिया। सिमिलरली कोटा बेस्ड ये जो टैरिफ है, ये वाइन्स के ऊपर भी यही समाधान जो है लेकर आया, कि जो फ्रेंच वाइन मेकर्स हैं उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, और साथ साथ जो भारत के डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी प्रोटेक्शन मिल गई। यानी कोटा का मतलब क्या हो गया कि देखिए टैरिफ में एक तो होता है कि सीधे सीधे आपने टैरिफ लगा दिए, दूसरा होता है आपने कुछ कोटा जो है उतने नंबर्स के लिए, उतनी क्वांटिटी के लिए एग्जेम्पशन दे दी, और बाकी जो है आपने उसके बाद रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी। ठीक है, दोनों को एक तरीके से इसमें फायदा हो गया। चलिए फर्दर कहते हैं कि इसी में सिमिलरली कोटा बेस्ड वाइन टैरिफ में सच अ मैच्योर और प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है, इससे क्या दिखाई पड़ता है कि persistent hindrances जो है is the way large economies must negotiate with each other, कि ऐसा ही pragmatic और mature अप्रोच ये दर्शाता है कि इसी अप्रोच के तहत आप जो भी अड़चने हैं उनको दूर करें, और ये ऐसे ही जो है बड़ी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करती हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द मोबिलिटी, डिफेंस एंड टेक एग्रीमेंट्स दैट वर साइंड सेपरेटली, कि आपने इस ट्रेड डील के साथ साथ जो है और भी कई क्षेत्रों में चीजों को आगे बढ़ाते हुए अग्रीमेंट से साइन किए हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है कि हाँ ठीक है, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, एंड जो है अच्छा इसमें सक्सेस हुआ है। लेकिन साथ साथ ऑथर ये भी कहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर अभी भी शायद काम करना पड़ेगा, कुछ इसमें नेगेटिव फॉलोआउट्स या कुछ कंसर्न्स जो हैं वो भी निकल कर आए हैं। जैसे कि कंसर्न्स के तौर पे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के ऊपर कुछ खासी रियायत आज की डेट में तो हम नहीं ले पाए हैं, फ्यूचर में मिल जाए तो एक अलग बात है। सो एट दिस मोमेंट ऑथर कहते हैं कि टैरिफ अप्लाइज टू ओनली 6 प्रोडक्ट्स बट इज डिजाइन टू इंक्लूड ऑल गुड्स, ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स इन सम ईयर्स, के अभी तो सिर्फ मात्र 6 चीजों पे ही जो है ये CBAM यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, लेकिन अगर फ्यूचर में इसका कोई समाधान और नहीं निकलता है तो ये सभी पे एक्सटेंड होने के चांसेस जो हैं वो दिख रहे हैं। दूसरा एक इसमें कह लीजिए पॉजिटिव जो निकल कर आता है, अपसाइड का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव, कि ये अप्लाई होगा टू ऑल कंट्रीज इक्वली, और भारत ने इसमें बढ़िया काम ये कर लिया डील को नेगोशिएट करते हुए कि अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन जो है वो किसी और कंट्री को, ठीक है, कि मतलब यूरोपियन यूनियन भारत इनके अलावा किसी और तीसरे कंट्री को, किसी तीसरे ब्लॉक को यूरोपियन यूनियन कोई भी रियायत देता है CBAM के अंदर, इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो भारत पे भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसको यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत को भी ग्रांट कर देगा, उसमें नेगोशिएट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर फर्दर आगे ये कहते हैं कि दैट सेड कंसर्न दूसरा क्या है कि भाई इंडिया इज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स लुकिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ चीपर एक्सपोर्ट रूट टू यूरोप। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ाना पड़ेगा
रिफॉर्म्स करके, कि आपके मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको और आप व्यापक स्तर पे कर पाएं, उसके लिए आपको जल्दी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। समझ रहे हैं? नहीं तो ये शायद उतना फायदेमंद ना सिद्ध हो पाए। फाइनली एफटीए डॉक्यूमेंट जो है इसको 27 यूरोपियन भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा बिफोर ये अलग अलग हर एक देश अपनी अपनी पार्लियामेंट से, है ना, और फाइनली जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो इसको क्लियर करे। ठीक है, कि हर एक देश क्लियर कर दे कि हाँ ठीक है वो सहमत हैं इसके साथ, जो यूरोपियन यूनियन के नेता यहाँ पर आकर दोनों प्रेसिडेंट साइन करके गए हैं, और जो यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है वो भी इसको क्लियर कर दे। उसके बाद ही एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगा, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो ऑथर कहते हैं कि देखिए भारत के लिए अच्छा ये होगा कि हम इसको जो है जल्दी स्पीडी क्लियरिंग प्रोसेस जो है उसकी तरफ इसको थोड़ा धकेलने की कोशिश करें और जल्दी जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। तभी हमें जो है, जो अमेरिका ने अभी ये 50% 25+25 का टैरिफ लगा रखा है, इससे जो है हमें थोड़ी और कह सकते हैं कि थोड़ी और जो है छूट या थोड़ा और इस पेन को हमारे कम करेगा। राइट, हालांकि यहाँ पे भी ये 25 जो है इसके ऊपर भी चलो खैर अभी तो नहीं हटाया, बट बात हो रही है कि ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑथर जो है यहाँ पे बात करते हैं और कंक्लूड करते हैं इस बात को। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट जो मेन लीड एडिटोरियल है वो है आपका इंडिया द ब्यूटीफुल एंड बट फर्स्ट इंडिया द फंक्शनल। देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जनरल स्टडीज में जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट है उसके लिए, कि हाउ इंडिया प्रेजेंट्स इटसेल्फ, एंड उसमें जो GS3 वाला इकोनॉमी वाला पार्ट है उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इकोनॉमी में हमारा जो टूरिज्म वाला पार्ट है, कि जहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल प्रेजेंट करता है कि भारत का जो ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर है उसके क्या हमारे पास पॉजिटिव हैं, क्या हमारे पास नेगेटिव हैं, कैसे हम अपनी ग्रोथ को और आगे बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑथर के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये आप आई थिंक डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। शशि थरूर जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसके साथ साथ जो है वो कई पार्लियामेंट्री कमेटीज के जो है चेयरमैन भी रह चुके हैं, है ना, एंड फॉर्मर MHRD मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, तो ऑल्दो जो है टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑथर है, बट फिर भी जो है ये एडिटोरियल इसलिए डिस्कस करने के लिए वर्दी है क्योंकि ये एक हमारे डायरेक्टली टॉपिक से ओवरलैप करता है और अच्छे पॉइंट्स प्रेजेंट करता है। तो ओपनिंग में ऑथर क्या कहते हैं कि अगर जब तक भारत जो है कुछ फंडामेंटल चीजों को एड्रेस नहीं करेगा, जैसे इमेज, इंफ्रा और जो टूरिस्ट आता है उसका जो एक्सपीरियंस है, तब तक ये एक टेंटलाइजिंग आइडिया रहेगा रादर देन बिकमिंग अ टॉप टियर डेस्टिनेशन। टेंटलाइजिंग आइडिया का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंसेप्ट, प्रपोजल या पॉसिबिलिटी जो वैसे तो हमें बहुत टेम्पटिंग लग रही है, बहुत टेम्पटिंग का मतलब कि हमारा मन कर रहा है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी ये हमें चाहिए, है ना, अट्रैक्टिव है, एक्साइटिंग है, लेकिन वो हमारी रीच से, हमारी पहुंच से बाहर ही रह जाती है, अनसर्टन रहती है, अनलाइकली टू अकर के वो हो नहीं पाती। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अगर आप देखिए अपने इन फंडामेंटल्स को सुधार लेते हैं तो आप भारत को बतौर एक टॉप टियर डेस्टिनेशन के तौर पे उभार पाएंगे टूरिस्ट के लिए, ग्लोबल टूरिस्ट के लिए। नहीं तो फिर ये सिर्फ एक जो है एक ऐसा लुभावना, एक ऐसा जिसको कहते हैं ना कि टेम्पटिंग आइडिया रह जाएगा केवल, जिसको आप फ्रक्टिफाई या जिसको आप जो है जमीन पे नहीं उतार पाएंगे। चलिए ओपनिंग रिमार्क्स में ऑथर क्या कहते हैं कि भारत जो है वो लैंड ऑफ अस्टॉनिशिंग कॉन्ट्रास्ट है। मतलब हमारे पास जो है पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी हैं, धूप में डूबे हुए बीचेस भी हैं, एंशिएंट टेम्पल्स हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स हैं और भरे हुए बसलिंग बाजार्स भी हैं, है ना, मतलब टॉप लो एंड से लेके हाई एंड तक, लग्जरी तक। डिस्पाइट, ऑथर कहते हैं कि दिस कलीडियोस्कोप ऑफ एक्सपीरियंसेस। कलीडियोस्कोप क्या होता है? ये दिख रही है इमेज यहाँ पे, ये ऐसी एक कलीडियोस्कोप होता है जिसमें अलग अलग बड़े कॉम्बिनेशन बनते हैं, बड़ा खूबसूरत सा लगता है। ठीक है, मतलब वाइब्रेंट होता है, बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही डाइवर्स कॉम्बिनेशन जो है वो प्रेजेंट करता है। तो ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट हमारा भारत के पास भी ऐसे ही कलीडोस्कोप ऑफ एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि कलीडोस्कोप ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है। बेसिकली ये यहाँ पे नीचे यहाँ पे दर्शा रखा है मैंने आप लोगों के लिए, रेफर्स टू डाइवर्स वाइब्रेंट एंड कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एरे ऑफ इवेंट्स, इमोशंस और मेमोरीज। जैसे ये पिक्चर दिखा रही है, ये एक कलीडोस्कोप है। ठीक है, चलो फर्दर फिर क्या कहते हैं ऑथर कि देखिए डिस्पाइट कि हमारे पास इतने वाइब्रेंट, इतने डाइवर्स जो हैं एक्सपीरियंसेस हैं, फॉरेन टूरिस्ट के जो अराइवल रहे अगस्त 2025 तक, वो हमारे से बहुत छोटे कंट्रीज जो हैं वो ज्यादा टूरिस्ट अराइवल लेके बैठे हैं। जैसे वो बताते हैं कि भारत में सिर्फ 5.6 मिलियन टूरिस्ट आया सिंगापुर के मुकाबले। सिंगापुर में कितना था? 11.6 मिलियन। ठीक है,
कि हमसे दुगना टूरिस्ट जो है वो यहाँ देखने को मिला। और डिस्पाइट इसमें एक और फैक्ट है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी हम इतना कम टूरिस्ट ही अट्रैक्ट कर पाए। फिर ऑथर कहते हैं कि थाईलैंड ने $60 बिलियन से भी ज्यादा कमाया टूरिज्म में, और भारत ने जो है इसका केवल 1/3 जो है वो अर्न किया। यानी कि आप ये समझिए कि हमारे पास अच्छा खासा स्कोप अभी बचता है कि हम टूरिज्म में रेवेन्यू और टूरिस्ट जो नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं उसको बढ़ा सकें। चलिए फर्दर ये नंबर ऑथर कहते हैं कि देखिए ये नंबर सिर्फ जो है वो स्टेटिस्टिकली क्यूरोसिटी जगाने के लिए नहीं है, पर ये एक ना डीप मलेस, डीप जो है कमी, ठीक है, एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम उसको दर्शाते हैं जो हमारे अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर है, जो भारत की टूरिज्म स्ट्रेटेजी के अंदर है, और जो डिमांड करती है अर्जेंट अटेंशन अगर हमें अपने टूरिज्म सेक्टर का पूरा पोटेंशियल जो है वो अनलॉक करना है। तो भाई बिल्कुल करना चाहेंगे, हम एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हमें रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, हमें जॉब्स पैदा करनी है, तो ये कहते हैं कि अच्छा स्कोप जो है टूरिज्म सेक्टर प्रेजेंट करता है इन सब के लिए। चलिए फिर ये कहते हैं कि देखिए 3 मेन प्रॉब्लम एरियाज हैं जिनको कहते हैं ये कि हम 3 I है ना या I³ जो है इससे समझ सकते हैं। पहला भारत की इमेज, दूसरा भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा वो कहते हैं भारत का अपना खुद का इतना बड़ा साइज, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी, इतनी शेयर जो उसका वास्टनेस है, ठीक है। तो इन तीनों के तहत वो कहते हैं कि कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हम इनके अक्रॉस समराइज करके देख सकते हैं, और फिर हम देख सकते हैं कि इन सभी में हमें कहाँ कहाँ पे काम करके सोल्यूशन लाने की जरूरत है। चलिए तो सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि देखिए जो पहला है वो है परसेप्शन ऑफ द कंट्री अब्रॉड, कि भारत की विदेशी पर्यटक के नजर में जो छवि है, जो इमेज है। तो वो कहते हैं कि कंसर्न है सेफ्टी को लेकर, खास तौर से वुमेन सेफ्टी को लेकर ऐसी इमेज जो है वो बाहर है, कि कई सारे फॉरेनर्स जो है वो कंसिडर करते हैं कि भारत जो है वो महिलाओं के ट्रैवल करने के लिए, खास तौर से अगर वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए वो सेफ नहीं है। स्कैम्स, सैनिटेशन और ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स जो हैं वो भी आती हैं। तो ये कहते, ऑथर कहते हैं कि ये चीजें जो है ना ये शेप करती हैं हमारी ग्लोबल इमेजिनेशन को मोर देन आवर कल्चरल रिचनेस, की जितनी हमारी जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, जहाँ पे ये ज्यादा ग्लोबल इमेजिनेशन यानी कि जो टूरिस्ट है उसकी अवधारणा भारत के बारे में जो है वो इससे शेप कम होकर ज्यादा शेप होती है इन स्कैम्स वगैरह इन सब से। सो टूरिस्ट देखो, कोई भी टूरिस्ट जो है वो चिंतित वेरी फील नहीं करना चाहता, वो वेलकम फील करना चाहता है। तो वो वेलकम फील तभी करेगा जब आपकी ये इमेज जो है वो कल्चरल रिचनेस की दिखेगी, ना कि इन अनसेफ पैरामीटर्स की। तो एग्जांपल देते हैं थाईलैंड का, सिंगापुर का, और कहते हैं कि ये कंट्रीज, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे कंट्री जो हैं वो सक्सेसफुल क्यों हैं, क्योंकि एक चीज में वो कंसिस्टेंट रहे हैं। किस चीज में? दुनिया भर में एक मैसेजिंग करने में, एक तरीके से एक संदेश दुनिया को पहुंचाने में कि ये कंट्रीज जो हैं इन ये सेफ हैं, एफिशिएंट हैं, या यहाँ पे टूरिस्ट जो है उसको जो है आके फन लविंग एक्सपीरियंस होगा, ऐसा उसका हैरेसमेंट या ऐसा वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। तो वो ऑथर कहते हैं कि भारत को भी जो चाहिए कि हमारी भी ऐसी ही कांस्टेंट जो है मैसेजिंग होनी आवश्यक है, ठीक है। चलिए अब फिर वो बोलते हैं कि इसी के अंदर के भारत के लिए चैलेंज आता है, वो आता है हमारी इतनी जो हमारी वास्टनेस है, कि इतने जो हमारा अभूतपूर्व जो साइज है। तो कहते हैं कि एक सिंगल नैरेटिव के अंदर हमारी मार्केटिंग को फिट करना डिफिकल्ट है। जैसे अब मान लीजिए सिंगापुर ने और थाईलैंड ने क्या सेफ, एफिशिएंट और फन है ना, थाईलैंड फन के साथ अपनी मार्केटिंग करता है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी विविधता इतनी है, हमारे वास्टनेस इतनी है, हमारा साइज इतना बड़ा है कि एक सिंगल नैरेटिव तो नहीं हो सकता। तो फिर वो बोलते हैं इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि देखो आप इसको जो है प्लूरल करो। प्लूरल कैसे करो? एक से ज्यादा चीज में वो करो। जैसे वो कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज को, वो इनक्रेडिबल इंडिया ना कहकर कहना चाह रहे हैं कि इसको क्या कर दो, इनक्रेडिबल इंडियाज, के एक भारत नहीं, इसमें अनेक, एक भारत के अंदर अनेक भारत है। कैसे? स्पिरिचुअल इंडिया, एडवेंचर इंडिया, लग्जरी इंडिया, है ना, कि जिसको अगर मान लो कोई लग्जरी के पर्पज से है, टूरिस्ट आना चाहता है, एडवेंचर के पर्पज से बीर बिलिंग जाके, या मान लो आध्यात्म को एक्सप्लोर करना है, काशी विश्वनाथ जी, बनारस जाके, अयोध्या धाम जाके, ऐसे करके, है ना। तो वो कहते हैं कि आप अलग अलग तरीके से प्रमोट करो, है ना, सेगमेंट करो अपनी अपील को। सेगमेंट का मतलब क्या है? अलग अलग सेगमेंट्स में जो है अपनी अपील को तोड़कर और फिर मार्केट करो। जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, एंड इवन द क्रिकेटिंग सर्किट, कि आपका इतना बड़ा इवेंट आप करवाते हो, T20 वाले टूर्नामेंट्स आप करवाते हो बहुत सारा यहाँ पे, है ना, उसके चलते तो आप ऐसे अलग अलग करके इसको अपील मार्केट कर सकते हो दुनिया में। चलिए फिर फर्दर ये बोलते हैं दूसरा,
इंफ्रास्ट्रक्चर के अक्रॉस। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दूसरा मेजर एरिया निकल के आता है। अब देखिए ये कहते हैं कि जैसे ही एक टूरिस्ट लैंड करता है एयरपोर्ट पे, वहीं से उसका जो है एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन आते हैं कि एयरपोर्ट कैसा है, वहां पे हैंडलिंग कैसी है, इमिग्रेशन वाले काउंटर्स कैसे हैं, कितनी जल्दी उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस और उसका सामान आसानी से मिल गया और वो बाहर आ गया, फिर उसको कैब, टैक्सी एंड साथ में वाईफाई। तो ऑथर कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है ना, ये एक फॉरेन विजिटर का, एक फॉरेन टूरिस्ट का पहला इंप्रेशन तय करती हैं, और वो एक झलक बनाती हैं कि कैसा आगे उसको रहेगा, कि वो एंजॉय करने वाला है या उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होगा। फिर ऑथर फर्दर कहते हैं कि कुछ ना फाउंडेशनल इश्यूज हैं, जैसे क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स होना, रिलायबल इंटरनेट की फैसिलिटी होना, वेल मेंटेन्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बेसिक हैं बहुत, ये फाउंडेशनल इश्यूज हैं जो उसका एक्सपीरियंस फॉर्म करती हैं। फिर अदर चैलेंजेस इसके साथ ही ऑथर बोलते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रिमोट डेस्टिनेशंस को साइनेज जो है वो इनडिसाइफरेबल हो, कि उसको पता ही नहीं चल रहा जाना किधर है। अच्छा, फिर वो बोलते हैं कि अगर मान लो जैसे कि वो 5 स्टार लग्जरी होटल में ठहरा है, लेकिन अगर उसके बाहर का जो रोड है उस पे भयंकर खड्डे हैं, उस पे बारिश हुई और खड्डों में पानी भर रखा है, और वहां पे जो साइन बोर्ड है वो पढ़ने में क्लियर नहीं है, तो फिर इस 5 स्टार के एक्सपीरियंस को खराब करते हैं, वो डेंट पहुंचाते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चीजों को खराब करता है यहाँ पे, फिर अगर नहीं है आपके पास तो। फिर वो बोलते हैं पैराडॉक्सिकली देखो, जहां पे एक तरफ भारत जो है वो एक बजट डेस्टिनेशन भी है। बजट डेस्टिनेशन का मतलब है कि भाई आपका खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, आप बहुत कम रुपए में, बहुत कम डॉलर खर्च के अगर आप बाहर से आ रहे हैं, बहुत कम रुपए में ही आप भारत जो है घूम सकते हैं, बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं, है ना, एक तरफ। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो मिड रेंज और लग्जरी ट्रैवल जो है वो काफी ज्यादा हाई प्रीमियम पे आता है, मेकिंग भारत लेस कंपेटिटिव देन इट्स साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स। के साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स में जो लग्जरी और मिड रेंज वाला ट्रैवल है वो ज्यादा कंपेटिटिव है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो यहाँ पे और काम करने की जरूरत है, राइट। चलिए फर्दर फिर ये चलते हैं अगले आई पे, दैट इज ये कहते हैं इंडिया इटसेल्फ, द शियर स्केल कैन ओवरवेलम द अनइनिशिएटेड। देखिए जो फॉरेन से व्यक्ति आ रहा है उसको शायद इतने भीड़ वाले इलाकों की, इतनी सारी जनसंख्या, इतने सारे लोग, इतने शोर शराबे की आदत नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर उत्तर प्रदेश का हम एक जिला देख लें तो हो सकता है यूरोप के कई देश जो हैं वो छोटे पड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश के एक जिले के सामने, कि उत्तर प्रदेश का एक जिला जो है उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या ज्यादा है यूरोप के किसी हो सकता है देश से। तो उन लोगों को आदत नहीं है, दे आर यू नो दे कैन गेट ओवरवेल्म्ड, उनको यार अरे कहाँ ही आ गई, इतनी भीड़, इतना शोर शराबा, है ना। तो यहाँ पे उनके अनशर्ट का मतलब क्या हुआ कि विदाउट स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस, कि उन्होंने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि अच्छा इतने सारे लोग, इतना शोर, इतना इतनी भीड़, और इतने सारे एक साथ, है ना, सब कुछ चल रहा है उसी सड़क के ऊपर। तो वो ही अपने आप में उनको ओवरवेल्म कर सकता है। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं कि क्राउड, इतना सारा नॉइज, अ सर्विस कल्चर दैट इज नॉट ऑलवेज टूरिस्ट फ्रेंडली। जैसे ये शायद आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया हो, वैसे आप जैसे आप तो भारत में रहते हो, आपको पता है कि हाँ इतनी पॉपुलेशन है, इतना सब कुछ है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा हाईवे पे जाते हुए कि, या आप किसी टूरिस्ट पर्यटन किसी स्थल पे जाते हैं या किसी धाम पे जाते हैं, जैसे वृंदावन धाम जाएं, तो वो पकड़ पकड़ के लेके, नहीं इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, यहाँ कमरे ले लो, यहाँ सस्ते कमरे मिल जाएंगे, है ना। तो वो आप इंक्वायरी करो एक अलग बात है, वो पकड़ पकड़ के खुद ही लेके जाते हैं। तो वो मतलब कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि हमेशा इट इज नॉट ऑलवेज टूरिस्ट फ्रेंडली। फिर वो कहते हैं कि भरोसा टूटता है टूरिस्ट का, इरोजन ऑफ ट्रस्ट वो कम होता है। कैसे? अगर उसको स्कैमर्स, टाउट्स, बेगर्स, सेक्सुअल हरासर्स, वो कहते हैं देखो एग्जिस्ट तो करते हैं, मतलब जो चैलेंज है उसको नकार नहीं सकते, है ना। हम ऐसे मिट्टी में सिर दे के ये नहीं बोल सकते कि ये चैलेंज एग्जिस्ट नहीं करता, चैलेंज तो एग्जिस्ट करता है, और इसके चलते क्या होता है, भरोसा जो है वो कम होता है। फिर ऑथर कहते हैं कि इसमें हमारे पास एक और चीज है कि हमारे पास स्किल्ड स्टाफ जो है ना उसकी शॉर्टेज है। पर्टिकुलरली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 40% शॉर्टफॉल है ट्रेंड स्टाफ की। बहुत सारे ग्रेजुएट जो है वो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ऑफिस जॉब प्रेफर करते हैं रादर देन एक ऐसा पोर्टफोलियो जहां पे गेस्ट रिलेशन में वो डील कर रहे हो जो कि थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल एरिया ऑफ एक्सपर्टीज चाहता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि हमें वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, कई भाषाएं जानने वाले गाइड्स चाहिए, मल्टीलिंगुअल गाइड्स, और एक प्रोफेशनल वर्कफोर्स चाहिए जो टूरिज्म को एक फॉल बैक ऑप्शन की तरह ना देखे बट एज अ कॉलिंग देखे। मतलब वो टूरिज्म को अपना मेन पोटेंशियल देखे, और ना कि ऐसे कि हाँ चलो ठीक है अब और कुछ नहीं दो, टूरिज्म के चलते ही कुछ, या टूरिज्म सेक्टर से ही कुछ कमाते हैं, ठीक है। तो ये वो बोलते हैं इस तीसरे आई इंडिया इटसेल्फ के अंदर। फिर इसमें कहते हैं देखो इमिग्रेशन जो है वो भी अपने आप में एक मुद्दा है जो इवोल्यूशन जो है फर्दर डिमांड कर रहा है ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने के लिए,
और वो कहते हैं कि अगर मेरे तरफ से देखा जाए, मतलब ऑथर ये कहते हैं कि अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मैं तो बोलूंगा वीओए। वीओए क्या है? वीजा ऑन अराइवल। कि जो आया उसने वहीं एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद जो है उसने वीजा वहीं जो है डिमांड किया और आपने उसको वीजा वहीं पे तुरंत ग्रांट कर दिया। तो ऑथर कहते हैं कि वीजा ऑन अराइवल फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, कि जो भी कहीं से भी पर्यटक आए, ऐसी एक पॉलिसी जो है। तो ऑथर ऑथर कहते हैं कि देखो ये एम्बिशियस तो सुनने में लगती है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको एक्सप्लोर करना बिल्कुल ही बेकार है। मतलब ऑथर कहते हैं कि देखो एक्सप्लोर करने लायक तो ये डेफिनेटली है। और इसके लिए फर्दर ये आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं कि देखो, एक तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इंटरनल सिक्योरिटी की, ठीक है, इसके चलते जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कैसे देखता है, उसमें एक एटीट्यूडनल शिफ्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगी। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप ऐसे ही किसी को घुसने नहीं दे सकते अपने देश में, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसका जो जिम्मेदार है इसके लिए, उसके एटीट्यूड में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगी। कैसे? ये कहते हैं देखो कि आप एक तो जो है भारत के एयरपोर्ट्स पे अगर आप फॉरेनर्स को जो है वापस भेज देते हो बिकॉज ऑफ पास्ट क्रिटिसिज्म ऑफ कंट्री, कि अगर मान लो किसी कंट्री से या किसी तरफ से जो है, जैसे अमेरिका के साथ अभी रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो कोई अमेरिकन टूरिस्ट है और अगर आपको लगे कि नहीं ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है इतना कुछ जो है वाहियात चीजें कर रहे हैं, तो हम जो है इस टूरिस्ट को वापस भेज देते हैं, इसको यहाँ एंटरटेन नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये ना एक बहुत ज्यादा डैमेज इमेज को कॉज करता है, डिसप्रोपोर्शनेट डैमेज जो है वो कॉज करता है, राइट। फिर फर्दर ये कहते हैं कि देखिए भारत जो है वो इतना बड़ा है और इतना जो है कॉन्फिडेंट है कि हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं डिसेंट को विदाउट रिजेक्टिंग द डिसेंटर। कि भाई ठीक है, अमेरिका की पोजीशन जो है हमें, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम उसको अस्वीकार करते हैं, लेकिन हम अमेरिकन को, जो आ रहे टूरिस्ट, उसको अस्वीकार नहीं करेंगे, उसको हम वेलकम करेंगे कि ठीक है आप आ सकते हैं। तो हम क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं पॉलिसीज के एज पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। तो वो कह रहे हैं भारत जो है वो इतना बड़ा है और इतना जो है वो कॉन्फिडेंट है, इतना आत्मविश्वास उसमें है। फिर ये कहते हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं इनको भी ट्रेन ऐसे और करने की आवश्यकता है कि ये फ्रेंडली हो, वेलकमिंग हो फॉरेनर्स के प्रति, ठीक है, ये ऐसे उसको जो है बस सस्पिशन की निगाह से ही सिर्फ ना देखें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इमिग्रेशन वाला फंडा। फिर देखिए, अब ये तो उन्होंने मेजर बताया कि चैलेंजेस क्या है, फिर ये आते हैं कि फिक्सिंग द डेफिसिट, कि कैसे जो है इसको ठीक कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि देखो सॉल्यूशंस जो हैं वो रिक्वायर, उसके उसमें रिक्वायरमेंट जो है वो मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, मतलब मल्टीपल चीजें चाहिए एड्रेस करने के लिए दोनों चीजों को, एक भारत की जो इमेज है परसेप्शन, और दूसरी जो वाकई में जो रियलिटी है, कि जो ऑन ग्राउंड जो जमीनी हकीकत है। तो दोनों को एड्रेस करने के लिए आपके पास मल्टीपल स्टेप, मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चाहिए, जिसमें वो ये 5 पॉइंट्स जो है वो बताते हैं, जिनको एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। कि रीब्रांड, रीलॉन्च, बिल्ड इंफ्रा, सेफ्टी, ट्रेनिंग, स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेस एंड सस्टेनेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। तो ये देखिए, ये जो है 5 बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स हैं आपके मेंस के पेपर के लिए। फॉर्डर पॉइंट्स का मतलब होता है कि इन पॉइंट्स को आप नोट करके एज इट इज जो है अपने मेंस एग्जाम में यूज कर सकते हो कि टूरिस्ट या टूरिज्म पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए इंडिया जो है, भारत जो है वो क्या कर सकता है। चलिए, सबसे पहले ऑथर क्या कहते हैं कि रीब्रांड एंड रीलॉन्च। रीब्रांड एंड रीलॉन्च में मतलब कि मूव बियॉन्ड जेनरिक कैंपेन्स, ठीक है, जनरलाइज कैंपेन्स नहीं, टारगेटेड नैरेटिव्स बिल्ड करो, प्रमोट करो वेल डिफाइंड सर्किट्स को, जैसे द गोल्डन ट्रायंगल, द हिमालयन ट्रेल, द कोस्टल बेल्ट, पेनिनसुलर वाला, है ना। और वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी हो, जो सेफ हो। प्लस डिजिटल स्टोरी टेलिंग में इन्वेस्ट करो। देखो आजकल जो है ना, टूरिस्ट को अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा करवाना है तो आपको नैरेटिव अच्छा बिल्ड करना पड़ेगा, और डिजिटली जो है चीजें और एक्सपैंड करनी जरूरी है। सो इमर्सिव वर्चुअल टूर्स, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, यूजर जनरेटेड कंटेंट जो भारत को शोकेस करे, भारत के मैजिक को शोकेस करे थ्रू ऑथेंटिक लेंसेज। तो उसमें वो कहते हैं कि डिजिटाइजेशन जो है वो आपको और करना आवश्यक है। तो फर्दर ये कहते हैं कि अगर मान लो, जैसे मुझे ऑथर खुद कहते हैं कि अगर मान लो मुझे कोई ऐसे बोले कि भारत के लिए ना टूरिज्म की एक टैगलाइन जो है वो लिख के दो, तो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे बोलूंगा, इनक्रेडिबल इंडियाज। देखो यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया है, ये इंडिया का इंडियाज करा, क्यों, इन्होंने प्लूरल करके दिखाया है। तो देखो एक नहीं, स्पिरिचुअल, मेडिकल, एजुकेशन, लग्जरी,
है ना, सब कुछ जो है अलग अलग हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। सो ये कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा इनक्रेडिबल इंडिया एक्सपीरियंस दी इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। नॉट जस्ट अ प्लेस टू विजिट बट अ वर्ल्ड टू इनहैबिट। क्या क्या इनहैबिट कर सकते हैं भाई अगर आप आते हैं भारत? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, संस्कृति और इमोशनली, स्पिरिचुअली, कल्चरली एंड इमोशनली। ठीक है, तो उसी चीज को ऑथर यहाँ पे रिएटरेट करते हैं। चलिए सेकंड, दूसरी सोल्यूशन सेंट्रिक बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना जो एम्बिशन को मैच करे कि जितना हम ग्रो करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं आप पीपीपी को प्रमोट करिए, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, जो अडॉप्ट करे और मेंटेन करे हेरिटेज साइट्स को। आप अडॉप्ट हेरिटेज जो आपका स्कीम है उसको और बढ़ावा दीजिए, स्केल अप करिए कंपनीज के लिए कि वो रेनोवेट करें, मेंटेन करें साइट्स को भारत में हर जगह पे। रोड, रेल, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करिए। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो है लेसर नोन जेम्स है एक, तो इसको और बढ़ाइए। फर्दर क्लीन टूरिज्म कैंपेन जो है इसको और पूरे भारत में लॉन्च करिए, जहाँ पे रेस्ट रूम्स, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स जो है वो क्लीन हो, साफ हो, हाइजीनिक हो, साइनेज जो है वो क्लियर हो, है ना, वेस्ट मैनेज जो है वो प्रॉपर हो एट एवरी मेजर डेस्टिनेशन। म्यूजियम्स को और डिजिटल बनाया जाए और इंटरैक्टिव बनाया जाए, है ना, और कम जो है ऐसे धूल से भरे और डस्टी और वार्म के वो डायलापिडेटेड कंडीशन में से जो है बिल्कुल ही टूटे फूटे से दिखाई ना दें। चलिए फर्दर फिर अगला तीसरा पॉइंट जो ऑथर बोलते हैं कि आपको जो है सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या हुआ, एक मिनट, ये कहाँ चला गया, हाँ, सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करने का देखिए क्या मतलब हुआ यहाँ पे, एक मिनट इसमें चलते हैं, ये पिछला आर्टिकल खुल गया कि ऑथर कहते हैं कि जो भी आ रहा है टूरिस्ट उसकी सेफ्टी के कंसर्न, क्योंकि हमने जो है सुबह उसमें बात की थी कि हमारे जो इश्यूज हैं उसमें मेजरली इश्यूज में था कि कंसर्न जो है वो सेफ्टी के अराउंड भी हैं। तो वो सेफ्टी के अराउंड जो कंसर्न्स हैं उसमें पुलिसिंग आप बढ़ा सकते हैं, टूरिस्ट पुलिस जो है वो कर सकते हैं, जिसमें आप महिलाओं को और जो है इंडक्ट करिए और उस स्पेशल एक कह सकते हैं कि वुमेन पुलिस फोर्स, वुमेन टूरिस्ट पुलिस फोर्स जो है उसको जो है प्रमोट करिए, ताकि जो ये वाली इमेज है, एक तो वो इमेज भी जो है वो भी खत्म होगी उससे कि भारत जो है वो अकेले महिलाओं के ट्रैवल करने के लिए सेफ नहीं है, और दूसरा जो है आप इसमें ऑन ग्राउंड रियलिटी भी ठीक कर पाएंगे, यानी कि टूरिस्ट पुलिस फोर्सेस स्पेशली बाय हायरिंग एंड ट्रेनिंग लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, ensuring multilingual support, crackdown on scams and harassment। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एप्स क्रिएट कर सकते हैं, वेरीफाइड गाइड्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को जो जहाँ पे चेक किया जा सके। स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, सिर्फ बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स नहीं बट साथ साथ जो छोटे होम स्टेज हैं, इको लॉजेस हैं और लोकल आर्टिजन हैं उन सब के लिए भी। ठीक है, चलिए फर्दर अगला सोल्यूशन जो बोलते हैं कि प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो इतना भी टूरिस्ट का फुटफॉल नहीं चाहिए कि जो है प्रिजर्वेशन ही ना हो पाए हमारे खुद के ऐसे फ्रेजाइल जो इकोसिस्टम्स हैं, क्योंकि इसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि ग्रोथ को बैलेंस किया जाए, है ना, मतलब सस्टेनेबिलिटी भी एंड ऑथेंटिसिटी भी। तो इसमें क्या कहते हैं कि देखिए आज का जो ग्लोबल ट्रैवलर है वो सिर्फ जो है लग्जरी सीख नहीं कर रहा, वो इको टूरिज्म भी सीख कर रहा है एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस सीख कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या, इसका इसका मतलब ये कहते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका, कि देखिए आपको थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा फुटफॉल को एट फ्रेजाइल साइट्स। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी स्नोफॉल हुआ, और चलो इसमें तो खैर मुझे नहीं पता फॉरेन टूरिस्ट कितने थे बट डोमेस्टिक टूरिस्ट तो बहुत ज्यादा फंसे। आपने खुद देखा होगा ऐसे कुल्लू, मनाली, शिमला, ऐसी जगहों पे बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ियां लेकर पहुंच तो गए और प्रशासन ने भी उनको आने दिया, पर उसके बाद क्या हुआ, ना तो वहां पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, और वहां जाके वो स्टक हो गए। तो वो कह रहे हैं कि रेगुलेट करना पड़ेगा फुटफॉल को एट फ्रेजाइल साइट। साथ में प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, एंश्योर डेवलपमेंट डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ कल्चरल और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि जो है इसको हानि ना पहुंचाए। ठीक है, चलिए फर्दर वो बोलते हैं कि देखो अब ये तो हो गए सारे के सारे पॉइंट्स, वो बोलते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव, कि एक अपॉर्चुनिटी तो है और ये कहते हैं टूरिज्म जो है वो एक नेशनल प्रायोरिटी होना आवश्यक है। क्यों? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हैं ऑथर और कहते हैं कि देखो इन्वेस्टमेंट जो है अगर आप टूरिज्म पे करते हो तो वो मल्टीपल टाइम्स जो है ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है अगर आप उतना ही सेम इन्वेस्टमेंट करो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। मतलब अगर मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्ट करूं 1 रुपया, ठीक है, और 1 रुपया मैं इन्वेस्ट करूं टूरिज्म के अंदर,
तो ऑथर कहते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 1 रुपया अगर टूरिज्म में इन्वेस्ट किया है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किए गए 1 रुपए से कहीं ज्यादा जॉब्स क्रिएट करके देगा। साथ साथ वो कहते हैं कि जैसे जैसे ऑटोमेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को रीशेप करेगा तो डिफरेंशियल जो ये गैप है ये बढ़ने ही वाला है कि ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी टूरिज्म में इन्वेस्ट करने से। फिर ये कहते हैं कि प्रिसाइसली जो आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी डेमोग्राफी है, उसको भी सूट करता है। कैसे कि इट ऑफर्स कि नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट टू मोर पीपल बट पर्टिकुलरली टू द अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। कि मैं देखो जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड है उसको मैं टर्शरी सेक्टर में, उसको मैं आईटी में, उसको मैं ऐसे वाले टर्शरी या क्विनरी या क्वार्टरनरी जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है वहां पे नहीं अब्सॉर्ब कर सकता, लेकिन टूरिज्म में मैं उसको अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। और ये हमारा जो यूथ है जो उतना स्किल्ड या सेमी स्किल्ड है, उतना स्किल्ड नहीं है, सेमी स्किल्ड है, उसके लिए ये परफेक्टली प्रिसाइसली सूट करता है कि उसको टूरिज्म में जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाए। अगर इसको आप अनएम्प्लॉयड छोड़ते हो तो ऑथर कहते हैं कि देखो रीजन में एग्जांपल्स हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो अनरेस्ट फ्यूल करने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के अंदर देखा गया। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि सिर्फ जो एक ये जो है आर्थिक अवसर नहीं है, इट इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, बट इसके साथ साथ एक स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव के तौर पे भी उभर के आया है। तो इसलिए कहते हैं कि ये डिजर्व करता है कि सपोर्ट दिया जाए सरकार की तरफ से इसको एज अ वाइटल इंडस्ट्री, जिसमें टैक्स ब्रेक्स और पॉलिसी सपोर्ट हो। फिर टैक्स के ऊपर फर्दर ये कहते हैं कि देखो बड़ी एक शर्म की बात है कि जीएसटी में जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को उतना सपोर्ट नहीं है, जहां पे ये नेशनल प्रायोरिटी होना चाहिए वहां पे ये कहते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया है। मतलब इसमें जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को केटर नहीं किया गया। क्यों? उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आप मुहैया नहीं कराते अक्रॉस द फुल रेंज ऑफ होटल्स रेवेन्यू सोर्सेज, है ना। इससे तो मतलब ऑथर कहते हैं कि इससे तो बेटर था कि जीएसटी आने से पहले जब वो 12% टैक्स देते थे तो वो ज्यादा फायदे में थे, इसके मुकाबले कि अब जीएसटी आने के बाद वो 5% टैक्स देते हैं लेकिन आप उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं अलाउ करते। तो इसको भी ऑर्थर कहते हैं कि सही करना जरूरी है, ये अक्रॉस द रेंज इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मुहैया कराया जाना चाहिए। ठीक है। और लास्ट में ऑथर कहते हैं कि देखिए भारत के पास सब कुछ है, वी हैव एवरीथिंग इंक्लूडिंग अदर, अलग अलग एग्जांपल्स देते हैं ऑथर यहाँ पे कि इजिप्ट जैसी हिस्ट्री, न्यूजीलैंड जैसी नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चरल डेप्थ जो एक कॉन्टिनेंट में होती है वो भारत जो है वो लेकर बैठा है। सिर्फ जरूरत क्या है कि हम अपने फंडामेंटल्स को एड्रेस करें, अपने आप को बनाने के लिए एक टॉप टीयर डेस्टिनेशन। अदरवाइज हम सिर्फ एक टेंटलाइजिंग आइडिया रह जाएंगे। टेंटलाइजिंग आइडिया मैं आपको पहले भी समझाया था कि एक ऐसा जो है टेम्पटिंग आइडिया, जो एक ऐसा लुभावना आइडिया जिसको हासिल करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर इंडिया डज नॉट नीड टू री इन्वेंट इट सेल्फ, कि भाई सब कुछ है, री इन्वेंट नहीं करना है, सिर्फ रिफाइन करना है, ये चीजें सिर्फ थोड़ी सुधार करने की जरूरत है। दुनिया तो जो है प्रतीक्षा कर ही रही है, आप उसे एक कारण दीजिए कि वो आए और यहाँ पर स्टे करें और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करें, आपके जॉब क्रिएशन को कंट्रीब्यूट करें और जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है भारत से लेकर जाए। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल संपादकीय का, इसके साथ ही सेशन करते हैं एंड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब टू रुद्रनॉमिक्स और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।